हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं भी उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते हैं आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बिल्कुल फ्री में। स्वागत करता हूं आपका ऐसे चैनल पे। और क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो लिक्विड सॉल्यूशंस हम लोग देख रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में बात की थी हमने मोल फ्रैक्शन की बच्चों, अब इस वीडियो में जहां जहां मोल फ्रैक्शन इस्तेमाल होगा उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाएगी, जिसमें अभी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस इन लिक्विड्स। यानी कि जब किसी लिक्विड में आप किसी सॉलिड को या किसी गैशियस सब्सटेंस को आप डिसॉल्व करते हो, सॉल्युबल बनाते हो, तो किन चीजों पर आधारित होकर वो सॉलिड या वो गैस उस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है, इस बात को समझना है। मतलब क्या हम सिंपल सॉलिड को मिला दे किसी भी लिक्विड में तो वो मिक्स हो जाएगा, और क्या वो एक कांस्टेंट वैल्यू से मिक्स होगा? मतलब उसके बाद क्या उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ नहीं सकती या कम नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो वो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी किस आधार पे, या कम होगी तो किस आधार पे कम होगी? सेम चीज जब हम किसी गैस को उस लिक्विड के अंदर मिला रहे हैं। अब आप बोलोगे सर गैस लिक्विड के अंदर कहां मिलती है, क्यों नहीं मिलती? सॉल्यूशन बनता है, हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन में देखा था। गैस विच एक्ट एज अ सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड विच एक्ट एज अ सॉल्वेंट। और इसके एग्जांपल मैंने दिए थे, जितनी भी एयरेटेड ड्रिंक्स होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, उन सभी फ्लेवर्ड ड्रिंक्स जो कि लिक्विड फॉर्म में रहती हैं, लिक्विड सॉल्वेंट रहती है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस एज अ सॉल्यूट अंदर डिसॉल्व रहता है। तो किन फैक्टर्स पे ये सॉल्युबिलिटी निर्भर करती है? किन फैक्टर्स पर अल्टीमेटली ये सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है या कम हो सकती है? ये सभी बात हम इस वीडियो में करेंगे जो इस टॉपिक के अंदर पढ़ा जाएगा, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस इन लिक्विड्स। और दोनों की सॉल्युबिलिटी हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, मतलब हम सॉलिड की अलग पढ़ेंगे और गैसेस की अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो पहला हम सॉलिड्स इन लिक्विड्स देखने वाले हैं भैया, सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर। अब क्या होगा पहले तो समझो इस बात को। व्हेन सॉलिड जो कि सॉल्यूट के रूप में होगा, यानी कि जो कि कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, is added to the solvent, the solute dissolves because its particle goes into the liquid. So जो solute है वो डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो लिक्विड में चले जाते हैं, और लिक्विड के अंदर जो भी नेचर, जिस नेचर की वजह से वो डिसॉल्व होते हैं, वो इनके अंदर या तो वॉइड्स होते होंगे या फिर उनके अंदर सेम तरीके आयंस होंगे, पोलर आयंस, जिसके कारण वो डिसॉल्व हो जाते हैं। एंड द कंसेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, और फिर उसकी वजह से जो सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। कंसेंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वो बढ़ जाता है। क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि सॉल्यूट आपने ज्यादा ऐड करा, ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया। कौन सा सॉल्यूट? जो सॉलिड स्टेट में, क्योंकि हम सॉलिड की सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं लिक्विड के अंदर, और उस वजह से उसका कंसेंट्रेशन फिर बढ़ जाएगा। दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल इंक्रीज। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसॉल्यूशन। ये जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉलिड की, जो लिक्विड के अंदर हो जाती है, इस प्रोसेस को हम डिसॉल्यूशन बोलते हैं। कि भैया वो हमारा जो सॉलिड था वो डिसॉल्व हो गया लिक्विड के अंदर, पूरी तरीके से घुल गया। एंड द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, दैट इज अ सॉल्वेंट, इज कॉल्ड इट सॉल्युबिलिटी। उसको हम सॉल्युबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो कोई पूछे सॉल्युबिलिटी क्या है, सो वो पूछ रहा है आपसे कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। तो सॉल्वेंट का आप एक यूनिट वॉल्यूम मान लेना और उसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बता देना कितना डिसॉल्व हुआ। दैट इज कंसिडर्ड टू बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉलिड। एंड दिस प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू साइंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन। तो आप इस प्रोसेस को डिसॉल्यूशन बोलते हो। जैसे सपोज करो आपके पास वाटर रखा हुआ था, या आपने वाटर रखा हुआ था, और भैया अब इस वाटर में जो कि आपका सॉल्वेंट था, ये वाटर था। अब इसके अंदर आपने क्या करा? सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया या शुगर को डिसॉल्व कर दिया, कोई भी चीज ले सकते हो। तो मैं ये सॉल्ट ले लेता हूं, चलो, और ये सॉल्ट इसके अंदर डिसॉल्व हो गया। दिस विल एक्ट एज अ सॉल्यूट।
तो ये सॉल्ट इसमें ऐड हो गया। ये जो प्रोसेस है सॉल्ट के डिसॉल्व होने की, उस प्रोसेस को मैं डिसोल्यूशन बोल दूंगा। सो दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। सो दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। उस प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोल दूंगा। और कितना अमाउंट इस सॉल्ट का डिसॉल्व हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट इस सॉल्ट का डिसॉल्व हुआ है, उसको मैं सॉल्युबिलिटी बोल दूंगा। तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। मोर इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व, मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी, लेस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व, लेस विल बी द सॉल्युबिलिटी। दैट्स इट। क्लियर हो गया? अब समझना यह है कि ये जो सॉलिड सॉल्यूट था, जो कि नमक था इस केस में आपके पास, जो आपने एग्जांपल लिया, उसकी सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पे निर्भर करती है। मतलब क्या ऐसे कुछ फैक्टर्स है जिस पर वो सॉल्युबिलिटी निर्भर करती है? तो यस, बिल्कुल वहां पर कुछ फैक्टर्स है। कौन कौन से? पहला है भैया नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के नेचर पे ये बातें निर्भर करती हैं। अब आप बोलोगे सर नेचर मतलब क्या, अच्छा है बुरा है क्या? इसके नेचर तो इंसानों का होता है भैया, इनका भी नेचर होता है। कौन सा नेचर? अगर सॉल्यूट का इंटरेक्शन सॉल्वेंट से बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, मतलब सॉल्यूट का नेचर ऐसा है कि यह सॉल्वेंट से घुल मिलकर रहता है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट के अंदर बहुत बेहतरीन होगी। अगर सॉल्यूट का नेचर ऐसा है कि वो सॉल्वेंट के साथ घुल मिलकर रहता है, तो इसका मतलब भैया उसके अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होगी। अब हमें का सर कैसे पता चलेगा ये घुल मिलकर रहता है? मतलब इसको हम देखते थोड़ी ना, इसको जानते थोड़ी ना कि इसका नेचर के बारे में हमें पहले से पता हो। तो हम कैसे पता करेंगे कि इसका नेचर कैसा है, कि घुलेगा कि नहीं घुलेगा? सिंपल कंसेप्ट है। तुम केमिस्ट्री की कहावत याद रख लो, मैं हर बार बोलता हूं, केमिस्ट्री की कहावत है, पोलार डिसॉल्व्स पोलार एंड नॉन पोलार डिसॉल्व्स नॉन पोलार एंड नॉन पोलार डिसॉल्व्स नॉन पोलार। भैया ये केमिस्ट्री की कहावत तुम याद रख लो और इसको भूलना नहीं। ये कहावत कैसे याद रखोगे? देखो ऐसे याद रखो, अपना ही अपने को डुबाता है। अब बोलोगे ये तो सर सच बात बोल रहे हो। अरे ठीक है, वो तुम्हारे जीवन के एक्सपीरियंसेस अलग रखो। अभी मैं क्या कह रहा हूं, अपना ही अपने को डुबाता है, पराया ही पराये को डुबाता है। ऐसे याद कर लो। पोलार जो चीज होती है उसके अंदर पोलार ही कोई चीज घुल सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। और अब तुम बोलोगे सर पोलार का मतलब क्या होता है? वो कंपाउंड जिसके अंदर चार्ज आ सके। मान लो अगर तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है? से ए बी, और तुम्हें मालूम है ए और बी में चार्ज आ सकते हैं, मतलब दे कैन बिहेव एज एन आयन। कैसे? ए पर प्लस आ सकता है और बी पे माइनस आ सकता है। सो दे कैन बिहेव एज एन आयन। तो फिर इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो किसी पोलार यानी कि उस सॉल्वेंट में होगी जो खुद चार्जेस ला सकता है, जो खुद चार्जेस ला सकता है, उनके अंदर होगी, पोलार सॉल्वेंट के अंदर होगी। जैसे वाटर, पानी अपने अंदर क्या ला सकता है? चार्जेस ला सकता है। पूछो कैसे? H पर प्लस चार्ज आता है और OH पे माइनस आता है, तो ये घुल जाएगा। मान लो AB की जगह मैं ले लेता हूं NaCl, नमक ले लेता हूं, वही एग्जाम्पल में वही लिया था मैंने, सॉल्ट, मैं वही नमक ले लेता हूं NaCl। तो क्या NaCl पे चार्ज नहीं आता? बिल्कुल आता है। Na पे प्लस आता है और Cl पे माइनस आता है, तो आ तो रहा है भैया चार्ज, और चार्ज आ रहा है तो ये 100% इसके अंदर पानी के अंदर घुल जाएगा, क्योंकि H पर आता है प्लस चार्ज और OH पर आता है माइनस चार्ज। और ये चार्ज जो होता है इसी को पोल्स बोलते हैं। कंपाउंड में यही पोल्स होता है। फिजिक्स में यही बात मैग्नेटिक पोल में चली जाती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेकिन केमिस्ट्री में ये चीज जो पोल्स आती है ये चार्जेस में चली जाती है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, कैटायन और एनायन, ये पोल्स होते हैं। तो ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें चार्जेस हो, जो पोलार हो, वो किसी ऐसे कंपाउंड में ही घुलेगा उसकी लिक्विड स्टेट में जो खुद चार्जेस लाने में सक्षम हो, जिसके अंदर खुद कैटायन और एनायन जैसे चार्जेस 100% आते हो, उसी में डिसॉल्व होगा। एज सिंपल एज दैट। समझ पड़ी मेरी बात? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। तो भैया जो कंपाउंड है AB NaCl, वो एक पोलार सॉल्वेंट पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, क्योंकि दोनों चार्जेस लाते हैं। तो पोलार डिसॉल्व्स पोलार, चार्ज वाला चार्ज के अंदर डूबता है। और ऐसे भी कंपोनेंट होंगे जो नॉन पोलार होंगे, जिन पे कोई चार्ज आता ही नहीं है। नॉन पोलार चीज नॉन पोलार के अंदर ही डूबेगी।
मतलब फिर वो ऐसी चीज के अंदर डूबेगी जिसमें चार्ज नहीं आता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इस कहावत को ऊपर सितारा बना के लिख लेना, याद है ना सितारा कहां चमकाना है, ठीक है ना। तो रजिस्टर के सबसे टॉप पे जो आपको हेडिंग के लिए मार्जिन दिया हुआ है उस पर आप एक सितारा चमकाकर ये वाली कहावत लिख लो। ये केमिस्ट्री की कहावत है, अंग्रेजी और हिंदी की कहावतें सुनी होगी, केमिस्ट्री की कहावतें भी सुनो। संपट पड़ी ये बात। तो अब नमक जो होगा वो पानी के अंदर घुल सकता है, ये बात क्लियर हो गई हमको, ठीक है। लेकिन कौन सा नमक, कौन सा कंपोनेंट जो पोलार होगा वो पोलार चीजों में डूब सकता है। तो यहां दोनों पोलार हैं तो ये घुल गए। अगर ये नॉन पोलर होता, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो फिर यहां सॉल्वेंट भी अगर नॉन पोलर होता तो घुलते। तो ये नेचर होता है सॉल्यूट का, ये नेचर होता है सॉल्यूट का। सेकेंड, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। भैया सॉल्वेंट भी फिर वैसा होना चाहिए जो सॉल्यूट से इंटरेक्शन कर सके। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए सॉल्वेंट बोल दे नहीं भैया हम तो अपने में ही रहेंगे, सॉल्यूट कोई आएगा तो उसको इंटरटेन मत करना, उसको भगा देना। तो फिर काय का सॉल्युबिलिटी आएगी, काय का डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा ही नहीं। सॉल्वेंट को तैयार रहना पड़ेगा कि भैया सॉल्यूट आएगा तो उसके साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। इट मींस द सॉल्वेंट शुड बी सच दैट इट शुड हैव अ वेरी गुड इंटरेक्शन विद द सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो मैं यहां लिख देता हूं, द सॉल्वेंट पार्टिकल्स शुड हैव गुड इंटरेक्शन, सॉल्वेंट particles should have good interaction with solute particles। अगर है बहुत अच्छा तो सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की उस सॉल्वेंट में ज्यादा होगी, और अगर इंटरेक्शन अच्छा नहीं है तो फिर सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो अगर इंटरेक्शन अच्छा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर इंटरेक्शन सॉल्वेंट का सॉल्यूट के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। ये नेचर होता है सॉल्यूट और ये नेचर होगा सॉल्वेंट के लिए। 2 पॉइंट क्लियर हो गए पक्का। आप स्क्रीनशॉट लो क्योंकि फिर मैं इरेज करूंगा और फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टेम्परेचर और प्रेशर की बात करने वाला, ठीक है। तो मैं डिस्कस करता हूं उस पर, लेकिन आप पहले स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। अब आते हैं बच्चों तीसरे फैक्टर पर जिसको बोलते हैं टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर पे निर्भर करता है? बिल्कुल निर्भर करता है। और कैसे निर्भर करेगा? डायरेक्टली। मतलब आप अगर ये लिख दो, क्या लिख दो अगर आप कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स in liquids is directly proportional to temperature, तो यह बात बिल्कुल गलत नहीं होगी, यह बिल्कुल सही बात होगी। क्या होगा? solubility of solids in liquids is directly proportional to temperature। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर उतनी ही ज्यादा होगी। तो कई बार ऐसा होता है जैसे आप पानी ले रहे हो, पानी में एक नमक मिला दिया, एक चम्मच, दूसरा चम्मच भी मिला दिया, तीसरा चम्मच भी मिला दिया, उसके बाद चौथा चम्मच जैसे ही आपने नमक मिलाया वो नमक घुला नहीं, वो नमक नहीं घुला, वो नीचे जाकर जम जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्योंकि जितना उस समय जितना सॉल्वेंट नमक को घोल सकता था, डिसॉल्व कर सकता था, तो 3 चम्मच में उसने कर लिया डिसॉल्व। 3 चम्मच में भाई साहब पूर्ति हो गई, जितना नमक वो सॉल्वेंट में क्षमता थी डिसॉल्व करने की वो पूरी क्षमता तक आ चुका है, और 3 चम्मच नमक तो उसने डिसॉल्व कर लिया। जैसे ही आपने चौथा चम्मच डाला नमक का, उसने डिसॉल्व नहीं किया, वो नीचे जाकर जम गया। अब अगर आपको इसको भी डिसॉल्व करना है तो एक काम करो, वो कंटेनर जिसमें चौथा चम्मच नमक डाला है जो नीचे जाकर जम गया है, उस पूरे कंटेनर को उठाकर गैस चूल्हे पे रख दो और गैस ऑन कर दो। टेम्परेचर बढ़ेगा, नमक जो चौथा चम्मच का था जो नीचे जम गया था वो घुलना शुरू कर देगा, मतलब सॉल्युबिलिटी अब वापस बढ़ जाएगी। वो लिक्विड जिसने मना कर दिया था 3 चम्मच के बाद कि नहीं भैया मैं और नमक नहीं घोलूंगा, जैसी गैस चूल्हे पे रखोगे उसकी सारी मनमानी धरी की धरी रह जाएगी और वो चौथा चम्मच नमक भी घुल जाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। और मोर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ solute will get soluble in the liquid in the form of solvent।
तो वो ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा, और इस समय हम इस सॉल्यूशन को बोल देंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है, हालांकि इतना काम का नहीं है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब आपने क्योंकि टेंपरेचर देखकर एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया, क्योंकि आपने ये जान लिया कि जैसे आपने टेंपरेचर बढ़ाया तो सॉल्यूट की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। तो चूंकि आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अब ऐड किया बाय इंक्रीजिंग द टेंपरेचर, देन द सॉल्यूशन विल बी कंसीडर्ड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड। और जब इससे पहले लोअर टेंपरेचर पे आपने 3 चम्मच नमक घोला था और चौथा चम्मच नहीं घुल रहा था नमक का, तो आपका सॉल्यूशन सैचुरेट हुआ था सिर्फ, तब सॉल्यूशन को क्या बोलोगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जब टेंपरेचर बढ़ाकर चौथा चम्मच नमक का भी डिसॉल्व हो गया, तब सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो गया। और जब पहले दूसरे चम्मच डाले होंगे नमक के और वो घुलते जा रहे थे, उस समय जो सॉल्यूशन था वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था, मतलब उस समय उसकी पूर्ति नहीं हुई थी, उस समय वो नमक को घोल सकता था, उसकी क्षमता थी, तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था उस समय पे। तो ये डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। लेकिन हमारा मुद्दा ये सॉल्यूशन के टाइप समझना नहीं है, हमारा ये मुद्दा समझना है कि टेंपरेचर के बढ़ने से सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ जाती है। अब क्यों बढ़ती है? क्योंकि सॉलिड्स जो होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी मिलती है उनको। कौन सी एनर्जी मिलती है? काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी से उनके आपस में कोलिजन्स बढ़ते हैं, और कोलिजन्स बढ़ते हैं तो वो अपने आप को और ऐसी स्टेट में लेकर जाते हैं जहां वो इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे लिक्विड के साथ। तो इसलिए टेंपरेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से कोलिजन्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पेसेस वहां पर बन जाती हैं, जो एक पर्टिकुलर जो सॉलिड है हमारा वो आसानी से घुल जाता है। तो ये सारे केसेस ऐसे बन जाते हैं जिसके कारण सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ जाती है। इसको लेकर एक सवाल ऐसा भी आता है कि चाय हमेशा हमें गर्म और कोल्ड ड्रिंक हमेशा हमें ठंडी ही क्यों अच्छी लगती है? मतलब चाय गर्म और कोल्ड ड्रिंक ठंडी ही क्यों अच्छी लगती है? ऐसा क्यों धारणा है कि गर्म चाय हमें अच्छी लगेगी टेस्ट में, ठंडी चाय उतनी अच्छी नहीं लगेगी, और गर्म कोल्ड ड्रिंक तो पूछो ही मत, बहुत ही बेकार लगेगी। कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगा क्योंकि वो सेकंड केस में जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स में। लेकिन चाय हमें गर्म क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि जो चाय है, अगर आप इसके कंपोजिशन देखोगे, इसकी इंग्रेडिएंट देखोगे, तो इसमें मिल्क प्लस वाटर एज अ सॉल्वेंट होगा। चलो मिल्क मान लो, थोड़ी देर के लिए वाटर हटा दो तो मिल्क एज अ सॉल्वेंट होगा। और इसके अंदर सॉल्यूट कौन होगा? टी लीव्स, चाय पत्ती और शुगर। अदरक इलायची डालना तो तुम सब डालते रहना, लेकिन ये जो भी चीज जाएगी चाय बनाने में, मिल्क के अंदर वो सॉलिड के रूप में जाएगी। चाहे चाय पत्ती की बात कर लूं, चाहे शक्कर की बात कर लूं, चाहे अदरक की बात कर लूं, चाहे मैं इलायची की बात कर लूं, कोई भी चीज होगी वो सॉलिड फॉर्म में जाएगी। और अगर पहले तो ये बताना तुम में से कितने लोगों को चाय बनाना आती है, नहीं तो मैं ऐसे ही फोगट में तुम लोगों को वीडियो दिए जा रहा हूं। वैसे तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, ऐसा कोई टफ नहीं है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितने लोगों को चाय बनाना आती है, मैं अब फिर उनसे बात करने वाला हूं चाय के लिए, ठीक है। लेकिन अब अगर तुम चाय को बहुत ज्यादा देर तक पका रहे हो, ज्यादा देर तक उसको गैस ऑन कर रही है, तो तुम देखना तुम्हारा चाय का कलर उतना डार्क होता जाएगा, और फिर तुम बोलोगे यार चाय कितनी कड़क बन गई। क्यों? क्योंकि जो आपने शुगर उसके अंदर डाली है, जो टी लीव्स उसमें डाली है, जो जिंजर इलायची उसमें डाले हैं, वो सारी चीजें ज्यादा सॉल्युबल होती जा रही हैं, क्योंकि आप उतना टेंपरेचर उसका बढ़ाते जा रहे हो। और टी लीव्स कलरेशन करती है चाय का, तो वो डार्क कलर देती जाएगी, क्योंकि मोर टी लीव्स विल गेट सॉल्युबल इन दैट मिल्क, क्योंकि आपने टेंपरेचर बढ़ा दिया है। कम टेंपरेचर दिया होता, ज्यादा देर तक उसको गैस पर नहीं रखा होता, तो चाय कच्ची रह जाती है। ऐसा बोलते हो ना, कच्ची चाय, चाय पत्ती का कलर ही नहीं आया, चाय का फीका कलर दिख रहा है। तो वो जो चाय का फीका कलर है वो इस वजह से। तो ये चीज आपको ध्यान में देनी पड़ेगी कि चाय गर्म क्यों लगती है, क्योंकि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स, गर्म ही अच्छी क्यों लगती है, क्योंकि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सॉलिड रहते हैं, जो एक मिल्क लिक्विड में जाते हैं और ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, ज्यादा सॉल्युबल बन जाते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और मोर इंपैक्ट वो अपनी उस चाय में देते हैं। जो टी लीव्स का इंपैक्ट है वो ज्यादा हो गया, शुगर ज्यादा है, मीठी ज्यादा हो जाएगी चाय। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए हमें चाय गर्म अच्छी लगती है, क्योंकि उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो सब बहुत अच्छे से सॉल्युबल रहते हैं उसके अंदर। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये कंसेप्ट होता है टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी इन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स के अंदर। टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल।
एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये भूलना नहीं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो टेम्परेचर से ये सारी चीजें भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्लियर हो गई ये सारी चीजें। फोर्थ फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं? प्रेशर। हालांकि ये जो प्रेशर है ये नेग्लिजिबल इफेक्ट देता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स में, क्योंकि जो प्रेशर आप लगा रहे हो, पहले तो ये ध्यान रखो कि यहां प्रेशर लगता किस पे। जो चीज सॉल्यूट है, जिसको आप घोलना चाहते हो, सारी चीजें उसकी बात कर रहा हूं। मतलब ये टेम्परेचर जो बात कर रहा हूं, ये सॉल्यूशन हालांकि उसमें डालने के बाद हम ओवरऑल उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेशर की हम बात कर रहे हैं वो हम सॉल्यूट, जिसको सॉल्युबल करना चाहते हैं, उस पर लगाने की बात कर रहे हैं, ये प्रेशर। लेकिन इस प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो चीज सॉल्यूट के रूप में जा रही है वो एक्चुअली एक सॉलिड है, और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पर प्रेशर का कभी भी कोई इंपैक्ट नहीं होता। होता है तो बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत नेग्लिजिबल। तो इसलिए यहां पर सॉल्युबिलिटी पर भी ज्यादा प्रेशर लगाने से, ज्यादा प्रेशर सॉलिड पार्टिकल्स पे लगाने से सॉल्युबिलिटी उस सॉलिड की लिक्विड के अंदर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल होगी। ये प्रेशर ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत ही इंपैक्टफुल रोल प्ले करेगा जब हम लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी को पढ़ेंगे, क्योंकि फिर यह प्रेशर गैस पे लगेगा, और गैस पे लगेगा तो बहुत ही इंपैक्टफुल रोल इसका होगा, बहुत ही खतरनाक इंपैक्ट देगा। क्या देगा? लेकिन वो अगले, इसके जस्ट अगले टॉपिक में आएंगे हम। लेकिन यहां पर प्रेशर का कोई बहुत खास इफेक्ट नहीं होगा। सो इट विल नॉट इफेक्ट, इट will not affect the solubility of, it will not affect the solubility of solids in liquids, as, इसका रीजन क्या लिख सकते हो? Because the pressure do not significantly change the state of solid when it gets dissolved in liquid। तो ये उसके स्टेट नहीं बोलना चाहिए, बस ये बोलना चाहिए कि ये जो सॉल्युबिलिटी है इस जो सॉलिड की है, वो प्रेशर उस पर कोई असर नहीं डालेगा, क्योंकि प्रेशर का सॉलिड सब्सटेंस पर ही ज्यादा असर नहीं होता। मतलब सॉलिड की किसी भी स्टेट की बात करो, यहां तो हम सॉल्युबिलिटी की हालत की बात कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज हम किसी भी फीचर की बात करते हैं सॉलिड की, किसी भी प्रॉपर्टी की, तो वहां जैसे कंप्रेसिबिलिटी है, तो हम प्रेशर लगाकर बोले कंप्रेसिबिलिटी, तो नहीं होगा कंप्रेस सॉलिड में। इसलिए कहते हैं वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि उसका प्रेशर पे कोई इंपैक्ट ही नहीं है सॉलिड पर। प्रेशर का इंपैक्ट सॉलिड के ऊपर कुछ नहीं होता, इसलिए ना कंप्रेस होते हैं और ना ही सॉल्युबल होते हैं। तो कोई और प्रॉपर्टी भी अगर आप जानते हो सॉलिड की, जो किसी और में प्रेशर को लगाने से ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है, वो सॉलिड पर इतनी ज्यादा चेंज नहीं होगी, क्योंकि सॉलिड पर प्रेशर का कोई खास अंतर पड़ता ही नहीं है। इसलिए इट विल नॉट चेंज और इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो प्रेशर का कोई खास रोल नहीं है, यह बात याद रखना। खास रोल है किसका? टेम्परेचर का। खास रोल है किसका? नेचर ऑफ सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कैसे होने चाहिए? इनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए सॉल्यूट के साथ। सॉल्यूट के नेचर का, सॉल्यूट का नेचर ऐसा होना चाहिए कि इनका अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए सॉल्वेंट के साथ। और वो कब होगा? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो नेचर है वो एक जैसा हो। अगर सॉल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर है, तो अच्छे से सॉल्युबल होंगे। सॉल्यूट नॉन पोलर है तो फिर सॉल्वेंट भी अगर नॉन पोलर होगा तो भी अच्छे से सॉल्युबल होंगे। कंसेप्ट समझ में आया ये वाली चीज का? तो ये चीज समझ में आई सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स को लेकर, और ये उसके फैक्टर्स थे। क्लियर हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स देखने वाले हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसी की बात इसी वीडियो में हम लोग करेंगे। स्क्रीनशॉट लो आप। तो अब स्टूडेंट हमने देख लिया है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स क्या थी और किन फैक्टर्स पे चलती थी। अब हम आगे देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स क्या होती है और किन फैक्टर पे चलती है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की, ये वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा जो कि एक फिक्स्ड एनटीपी पे होगा। मतलब वो वॉल्यूम ऑफ गैस आपको एनटीपी पे दिखना होगा कि कितना वॉल्यूम उसका ऑक्यूपाइड हो रहा है या कितना वॉल्यूम उसका डिसॉल्व हो रहा है। सॉरी, वो वॉल्यूम ऑफ गैस
एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हो सकता है वो आपको समझाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसकी बात डिटेल में करेंगे। ये टॉपिक को थोड़ा सा और हम इन डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि यहीं पर हमसे इससे अगला टॉपिक कनेक्ट हो जाएगा। इससे अगला टॉपिक जो है वो हेनरीज लॉ है, वो इसी टॉपिक में कनेक्ट होगा। कैसे होगा उसकी बात करेंगे। तो दिस इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। इट इज जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। इसको एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट टर्म्स में इस्तेमाल, मतलब एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट टर्म के नाम से भी जाना जाता है कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है, विच इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ गैस, जो कि एनटीपी पे रिड्यूस किया गया, मतलब एनटीपी पे मेजर किया गया है, डिसॉल्व्ड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड का भी आप वॉल्यूम लोगे, और उस यूनिट्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में, यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में कितना वॉल्यूम उस गैस का, कोई भी गैस की बात कर लो, कितना वॉल्यूम उस गैस का डिसॉल्व्ड है, यह बताना सॉल्युबिलिटी होता है गैस की लिक्विड के अंदर। लेकिन याद रखना वो जो वॉल्यूम आप निकाल रहे हो उस गैस का, वो एनटीपी वाला वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। तो वो जितना भी वॉल्यूम होगा वो होगी इसकी सॉल्युबिलिटी। ये तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको इससे डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, हालांकि आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन मेन चीज जो पूछेंगे इसमें वो पूछेंगे इसके फैक्टर्स। तो मेन चीज जो है वो है फैक्टर्स, लेकिन पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो एक। अब हम देखते हैं इसके फैक्टर्स को। सो फैक्टर्स विच अफेक्ट दिस सॉल्युबिलिटी। कौन सी सॉल्युबिलिटी? गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर। अब जैसे अगर मैं एक बात करूं कि ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, जो क्या है? सॉल्वेंट है। दिस इज सॉल्वेंट विच इज इन लिक्विड स्टेट, विच इज इन लिक्विड स्टेट। अब देखो ये गैस के बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज अ गैस विच इज बीइंग डिसॉल्व्ड इन दिस लिक्विड। सो दिस इज सॉल्यूट विच इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो ये सॉल्यूट हो गए और ये अब इसके अंदर डिसॉल्व्ड है, ठीक है। ऐसे कई एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, एयरेटेड ड्रिंक्स, वो सबके अंदर लिक्विड ड्रिंक्स होती है, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है सारी एयरेटेड ड्रिंक्स के लिए, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, गैस के फॉर्म में उस लिक्विड फ्लेवर्ड ड्रिंक के अंदर डिसॉल्व रहती है। और यही CO2 आपको कूलिंग सेंसेशन देता है। जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, सिप करते हो, तो जो ठंडक महसूस होती है आपको गले में या जबान पे, वो ठंडक आपको कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आता है। तो जो चिलिंग सेंसेशन होता है, जो चिलिंग इफेक्ट होता है, वो CO2 गैस की वजह से आता है। आप कहीं सोडा वोडा, बंटे वाला सोडा आता है ना, वो सोडा देखते होंगे, या कहीं कुछ आप सोडे वाली मशीन में अलग अलग फ्लेवर्स के ड्रिंक्स पीते होंगे जो अभी रिसेंटली चल रही हैं, तो वो सभी में CO2 का खेल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे डिसॉल्व रहती है। क्लियर हो गया? वो सॉल्युबल रहती है। अब सवाल उठता है कि ये सॉल्युबिलिटी क्या कम ज्यादा की जा सकती है? मतलब जो गैस इसके अंदर डिसॉल्व है, क्या वो कम ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल ना हो सकती है। तो वो किन बेसिस पर होगी कम ज्यादा? किस आधार पे उसका सॉल्युबिलिटी तय की जाएगी गैसेस की लिक्विड के अंदर? तो आइए वो फैक्टर्स को देखते हैं, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, जिसमें पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द गैस। यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है वो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगी कि भैया गैस ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से सॉल्युबल हो जाए। और कौन सी गैस आसानी से सॉल्युबल होगी किसी लिक्विड के अंदर? जो खुद आसानी से लिक्विड बनना चाहेगी। यानी कि जितनी भी इजीली लिक्विफाइबल गैसेस हैं, लिक्विफाइबल गैसेस बोले तो जो आसानी से खुद को लिक्विफाइड कर सकती हैं, वो सारी गैसेस जनरली किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाती हैं। तो देखेंगे easily liquefiable gases are more soluble. Example, carbon dioxide is more soluble than O2 and H2. क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ज्यादा अच्छी लिक्विफाइड गैस है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आसानी से लिक्विफाइड किया जा सकता है और इसीलिए किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, मोर देन दी O2 एंड H2। ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस से भी ज्यादा होती है। तो ये उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब
कि सॉल्वेंट का ऐसा नेचर होना चाहिए जिस पर वो आसानी से क्या कर सके, आसानी से गैस जो सॉल्यूट बनकर आएगी उसको डिसॉल्व कर सके। सो गैसेस कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन इन अदर सॉल्वेंट्स। तो वो गैसेस जो आयंस बना सकती हैं सॉल्यूशन में, जैसे गैसेस आयंस बता सकती है मतलब पोलार बन सकती हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब आप पता है HCl में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। H पर आएगा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, और Cl पर आएगा कौन सा, नेगेटिव चार्ज। तो अब ये आसानी से डिसॉल्व हो जाएगी किसके अंदर, वाटर के अंदर, आसानी से डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो भी पोलार है, क्योंकि जो बच्चों वाटर है वो भी पोलार है, और HCl तो हो ही गया आपका पोलार। तो HCl तो आपका पोलार है ही, बल्कि जो वाटर है वो भी आपका क्या हो गया, पोलार हो गया। तो पोलार और पोलार एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व करते हैं। मैंने कहावत तो लिखवाई है आपको, पोलार डिसॉल्व्स पोलार एंड नॉन पोलार डिसॉल्व्स नॉन पोलार। तो ऐसी गैसेस जो सॉल्यूशन में जाकर खुद को आयन बना सकती हैं, यानी कि खुद के ऊपर चार्जेस ला सकती हैं, यानी कि खुद को पोलार बना सकती हैं, वो वाटर जैसे पोलार सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो सकती है देन कंपेयर टू एनी अदर सॉल्वेंट, एज कंपेयर टू एनी अदर सॉल्वेंट। तो यहां पर अदर सॉल्वेंट के मुकाबले वो गैसेस जो आसानी से आयन बना सकती हैं, आसानी से पोलार हो सकती हैं, वो वाटर जैसे पोलार सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकती हैं, जैसे HCl हो गई, NH3 हो गई, ये सब डिसॉल्व हो सकती हैं। सो दिस इज कॉल्ड द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो गैसेस कौन सी आसानी से सॉल्युबल होंगी, जो आसानी से लिक्विफाइड हो सकती हैं, जो आसानी से खुद को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकती हैं। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, अगर आप किसी ऐसी गैस को सॉल्युबल कर रहे हो जो पोलार है, तो सॉल्वेंट भी पोलार होना चाहिए, तो वो आसानी से सॉल्युबल कर देगा। तो उस हर केस में जो वॉल्यूम ऑफ गैस है जो इसके अंदर डिसॉल्व्ड है, उसकी मात्रा ज्यादा होगी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट में वॉल्यूम ऑफ गैस जो डिसॉल्व्ड है वो ज्यादा होगा। क्लियर हो गया, जिसको आप सॉल्युबिलिटी बोलते हो। स्क्रीनशॉट लें, फिर दो और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसकी हम बात करने वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट लो। अब आते हैं बच्चों तीसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको बोला जाता है टेम्परेचर, कि भैया टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है। अब याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पूछा था कि चाय में गर्म अच्छी क्यों लगती है, जिसका मैंने रीजन वहां पर बता दिया था, और उसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल था जिसमें मैंने पूछा था कि कोल्ड ड्रिंक हमेशा में ठंडी क्यों अच्छी लगती है। कभी भी आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो तो बोलते हो भैया ठंडी कोल्ड ड्रिंक देना, चिल्ड है कि नहीं है, ये चिल्ड नहीं होती, आप वापस कर देते हो। तो चिल्ड कोल्ड ड्रिंक में ऐसा क्या है। और कभी गर्म कोल्ड ड्रिंक पिए, मतलब बिल्कुल उबलती हुई खौलती हुई कोल्ड ड्रिंक पिए, कभी पीकर देखना, बहुत ही घटिया टेस्ट करेगी, बहुत ही वाहियात। मैंने तो नहीं करी, लेकिन मैं सोच सकता हूं, इमेजिन कर सकता हूं कि कितना घटिया वो टेस्ट कर सकती है। क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो गैस उसके अंदर डिसॉल्व है, किसके अंदर, फ्लेवर्ड ड्रिंक के अंदर, जो कोल्ड ड्रिंक है हमारे, वो फ्लेवर्ड ड्रिंक के अंदर, और कौन सी गैस डिसॉल्व है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, एस्केप होने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और इस बढ़ते हुए वॉल्यूम की वजह से वो अपने आप को एस्केप करेगी एयरेटेड या फ्लेवर्ड ड्रिंक से। उस फ्लेवर्ड ड्रिंक जिसमें वो डिसॉल्व थी, उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगी, एस्केप होने की कोशिश करेगी। और मान लो अगर उसको मिल गई जगह, मतलब वो वेसल ओपन है, तो वो CO2 वाकई में एस्केप हो जाएगी और उड़ जाएगी। अब आपके पास कोल्ड ड्रिंक के नाम पर सिर्फ वो फ्लेवर्ड ड्रिंक रह गई है, वो फ्लेवर्ड ड्रिंक रह गई है। अब उसमें जो कूलिंग सेंसेशन, जो चिलिंग सेंसेशन आपको मिलता था गले पे और जबान पे पीते वक्त, वो चिलिंग सेंसेशन नहीं मिलेगा। चिलिंग सेंसेशन आप समझ रहे हो मेरी बात को, आई होप आप उसको अंतर कर पा रहे हो, टेस्ट को याद करके कुछ समझ कर। जैसे आप थम्स अप पियो तो बिल्कुल एकदम झन्ना जाते हो ना, लगता है यार बढ़िया, मतलब कोई अच्छी कोल्ड ड्रिंक पिए। और एक तरफ आप लो माजा या स्लाइस, मैंगो जूस है वो, मतलब मैंगो ड्रिंक है वो, सिंपल, उसमें कोई CO2 नहीं है। तो वो और थम्स अप या कोका कोला या पेप्सी, इनके टेस्ट में कुछ अंतर दिखता है, एक चिलिंग सेंसेशन का अंतर दिखता है टेस्ट में। मैं उसके नहीं बोल रहा कि जो फ्लेवर ड्रिंक्स है उसके, वो तो अंतर हो गई, वो मैंगो का है, यहां पर बहुत सारे आपके केमिकल्स मिले रहते हैं। रामदेव बाबा तो कहते हैं कि वो जो वॉशरूम क्लीन करते हैं जिन चीजों से, वो केमिकल्स भी उसमें मिले रहते हैं, लेकिन वो अलग मुद्दा है उनका। हम जो यहां बात कर रहे हैं वो दोनों फ्लेवर्स बहुत अलग अलग हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहां पर जो टेस्ट का डिफरेंस है, वो कूलिंग सेंसेशन का जो डिफरेंस है। माजा या स्लाइस कभी आप पीते हो तो आपको वो चिलिंग सेंसेशन नहीं मिलता, लेकिन जो थम्स अप आप पीते हो वो चिलिंग सेंसेशन मिलता। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है।
और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कोल्ड ड्रिंक गर्म कर दी या कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज से निकालकर बाहर रख दिया और या फिर कहीं धूप में रख दिया तो वो गर्म होने लगी, और मान लो अगर CO2 को जगह मिल गई तो CO2 इवेपोरेट हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा। और यही CO2 चिलिंग सेंसेशन देता था, तो अब आपको चिलिंग सेंसेशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी उस फ्लेवर्ड ड्रिंक जिसको आप एयरेटेड ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक बोलते हो, सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हो, उसमें घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसलिए हम जो फैक्टर बोल रहे हैं यहां पर कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन liquids is inversely proportional to temperature. It is inversely proportional to temperature. और ये देखो, ये फैक्टर अपोजिट है जो हमने देखा था solubility of solids in liquids में। हमने solubility of solids in liquids में टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखा था, और इसलिए मैंने कहा था कि चाय हमेशा में गर्म अच्छी लगती, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा चाय के इंग्रेडिएंट उसके अंदर डिसॉल्व होंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स जो होगी वो कम होगी। क्यों? टेम्परेचर के बढ़ने से क्यों कम होगी? क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, गैसेस जो उसके अंदर मौजूद है वो एस्केप होने की कोशिश करेंगी, क्योंकि उनका वॉल्यूम बढ़ेगा। हर गैस को टेम्परेचर आप जैसे हीट करोगे वो वॉल्यूम बढ़ाएंगी, काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर की बढ़ेगी, और जब ऐसे गैस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो लिक्विड से फ्री होने की कोशिश करेगी, लिक्विड से बाहर भागने की कोशिश करेगी, और वो अगर सफल हो गई तो वो उड़ जाएगी लिक्विड के अंदर से। तो फिर लिक्विड के अंदर कोई गैस नहीं बचेगी, यानी कि उसका वॉल्यूम ऑफ गैस, जो सॉल्युबिलिटी जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, घट जाएगा। जो वॉल्यूम है वो गैस का कम हो जाएगा, क्योंकि गैस तो इवेपोरेट हो गई लिक्विड के अंदर से, बाहर भाग गई। तो इसका मतलब यह कि सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। कब? जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तब। और इसलिए हम कोल्ड ड्रिंक ठंडी लेते हैं, क्योंकि जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा CO2 उसके अंदर डिसॉल्व रहेगी, और CO2 अगर उतनी ज्यादा डिसॉल्व रहेगी तो उतना ज्यादा हमें कूलिंग सेंसेशन या चिलिंग इफेक्ट मिलेगा। इसलिए कभी देखना, कभी आप थम्स अप की बोतल या कोई भी जो पेट बोतल्स आती है, अगर उनको आप देखोगे, अगर उनको आप खोलोगे तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा टेस्ट करती हैं, लेकिन मान लो रेफ्रिजरेटर में रखी हुई और या कहीं बाहर रखी हुई है बल्कि, और 2-3 दिन बाद आप उसको पी रहे हो तो वो आपको उतना अच्छा टेस्ट नहीं करेगी जितना जब वो फ्रेशली आपने उसको ओपन किया था तब कर रही थी टेस्ट। क्यों? क्योंकि जब आपने फ्रेशली उसको ओपन किया था तो बहुत सारी CO2 उस समय उसके अंदर थी, लेकिन एक बार वो बॉटल ओपन हो गई और फिर आपने 3-4 दिन बाद यूज किया तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो जो CO2 डिसॉल्व थी वो बाहर निकल गई, एस्केप आउट हो गई। अब उस फ्लेवर ड्रिंक में ज्यादा CO2 नहीं रह गई, इसलिए वो टेस्ट अच्छा नहीं करेगी। इसलिए गर्म कोल्ड ड्रिंक बेकार टेस्ट करती है। क्लियर हो गया? तो टेम्परेचर से ये इनवर्सली रिलेटेड है। याद रखना, यहां टेम्परेचर का बहुत बड़ा फर्क है। फोर्थ फैक्टर की बात करते हैं, द प्रेशर ऑफ द गैस। ये हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जुड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। कौन सा लॉ? हेनरीज लॉ। हेनरी साहब ने पहली बार यह बताया था कि किसी गैस की सॉल्युबिलिटी पे क्या अंतर पड़ेगा अगर उसका प्रेशर कम ज्यादा करता हूं तो। किसका प्रेशर की बात कर रहे हैं? गैस की, जो सॉल्युबल है उस लिक्विड के अंदर, उसके प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब क्या अंतर है? क्या आपको लगता होगा? सिंपल फंडा यह है कि जितना ज्यादा आप गैस पर प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा अमाउंट उस गैस का लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होगा। मतलब अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी की, किसके अंदर? किसकी? गैस की। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो वो क्या हो जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। किससे? प्रेशर से। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड के अंदर उतनी ज्यादा होगी। और ये प्रेशर किस पे लगेगा? गैस पे लगेगा जिसको तुम घोलना चाहते हो लिक्विड के अंदर। तो मोर विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इफ वी इंक्रीज द प्रेशर। तो आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। जैसे सोडा जो बनता है
बंटे वाला सोडा आप देखते होगे, या फिर वो आप आजकल सोडे वाले बहुत सारी फ्लेवर ड्रिंक्स आती हैं गर्मियों में, आप देखते हो कि जगह जगह गाड़ियां खड़ी रहती हैं, मोबाइल वेंडर्स घूमते रहते हैं, वो जो ड्रिंक्स होती है उसमें आप देखना खेल सोडे का होता है। और सोडा क्या, कई लोग पता नहीं कुछ भी सोचते थे सर सोडा कोई केमिकल है। सोडा सिंपल पानी है भाई, सिंपल वाटर है, बस उस वाटर के अंदर डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो आपने उसको सोडा नाम दे दिया, सोडा वाटर। वो जो सोडा वाटर है वो क्या है, सिंपल वाटर रहता है, और वो वाटर के अंदर CO2 गैस डिसॉल्व होती है। कभी देखना जो ये एयरेटेड, ये जो इसके सॉफ्ट ड्रिंक्स के वेंडर्स होते हैं जो फ्लेवर ड्रिंक्स बेचते हैं, सोडा ड्रिंक्स बेचते हैं जो मार्केट में, कभी उनको देखना वो एक पानी लेते हैं, एक बोतल में भरते हैं पानी को, मतलब पानी की एक बोतल लेते हैं उसमें पानी भरते हैं और उस पानी को अब आप एक मशीन में डालते हैं, एक सिलेंडर टाइप का होता है उसमें डालते हैं, जिसमें CO2 गैस उस पाइप में डायरेक्ट रहती है और वो डायरेक्ट उस वाटर में मिल जाती है। लेकिन वो CO2 गैस ऐसा नहीं कि अपन ने छोड़ दिया उसके अंदर चली गई, बोतल के अंदर पानी के साथ डिसॉल्व हो गई, वो हाई प्रेशराइज्ड CO2 गैस होती है, मतलब उस CO2 गैस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो आपने देखा होगा वो सिलेंडर में जाती है तो CO2 गैस में बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, दबाव लगता है, और फिर वो पानी की बोतल में जाकर पानी के साथ मिक्स होती है, सॉल्युबल होती है, अब वो बन गया सोडा आपका। तो वो जो बबल्स आते हैं, या फिर आपने कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन की होगी, ओपनर से हो जैसी ओपन करी है, या पेट बोतल को जैसी आपने खोला, जैसी उसकी सील टूटी और आपने बोतल का ढक्कन खोला तो आपको एक साउंड दिखता होगा, ऐसा जिक करके साउंड आता होगा, फिजिंग साउंड जिसको आप बोलते हो, सलमान भाई अपने ऐड करते हैं फिजिंग साउंड का। तो वो जो फिज वाला साउंड आता है वो उसके कारण कई बार होता है कि जो फ्लेवर ड्रिंक होती है वो भी कई बार उठ के आ जाती है और कई बार बॉटल से बाहर निकल कर गिर जाती है। जैसे शैंपेन वैम्पेन तो खोलते हुए देखा ही होगा, क्यों होता है वो पता है, क्योंकि गैस जैसी उसको प्रेशर कम मिलता है तो वो हाई प्रेशर जो अंदर वो थी, क्योंकि अंदर उसको बहुत प्रेशर से CO2 गैस भरी थी, और जैसे ही आपने ढक्कन खोला तो अब वो जो कोल्ड ड्रिंक है इट इज सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि अब उसके ऊपर वायुमंडल आ गई, क्योंकि एयर आ गई अब उसके ऊपर, क्योंकि आपने बोतल खोल दी, तो अब जो बाहर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि कम है। और आपको पता है कोई भी फ्लूइड हो, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रेवल करती है। तो जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो, सारी गैस जो थी, जो CO2 गैस थी, जो हाई प्रेशराइज्ड में होकर उस फ्लेवर ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक में भरी हुई थी, इस केस में हार्ड ड्रिंक भी यूज कर सकते हो आप, उसमें भरी हुई थी, जैसी आपने बोतल खोली अब एटमॉस्फेरिक एयर के एक्सपोज हो गई वो ड्रिंक, यानी कि अब उसका प्रेशर जो हो गया उसको बाहर वाला प्रेशर मिलने लगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि कम है। तो पूरी गैस CO2 के अंदर वाले लिक्विड से निकलकर बाहर एटमॉस्फेयर में फैलने की कोशिश करेगी, और इस दौरान वो फ्लेवर ड्रिंक को भी अपने साथ ऊपर उठा लेती है। तो CO2 गैस खुद तो ऊपर जा रही है क्योंकि हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर में जा रही है, लेकिन इसके साथ खुद जो ड्रिंक होती है फ्लेवर ड्रिंक जिसमें वो डिसॉल्व रहती है उसको भी ऊपर उठा लेती है। तो वो एयरेटेड ड्रिंक कई बार आपकी बोतल से ऊपर इतना आ जाता है कि वो बाहर झाग निकलकर बह जाता है, कई बार आपने देखा होगा ऐसा होता है। तो ये इसी रीजन से होता है। क्लियर हो गया? इसका मतलब जो गैस CO2 गैस, चाहे वो सोडा जो बंटे वाला सोडा आता है वो, या फिर आपकी जो वेंडर्स आते हैं जो सोडा ड्रिंक्स देते हैं वो, या आपकी कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो, थम्स अप हो, कोक हो, पेप्सी हो, कोई सी भी एरेटेड ड्रिंक्स हो, उन सबका यही कंसेप्ट है कि उनके अंदर CO2 गैस है जो हाई प्रेशराइज CO2 गैस होती है, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड होती है वो सीधा सीधा गैस पर लगे हुए प्रेशर पर निर्भर करती है। और सोडा का कंसेप्ट ही यही है, पानी के अंदर हाई प्रेशराइज CO2 को डिसॉल्व करते हैं, और ये CO2 ही होती है जो चिलिंग सेंसेशन आपको देती है। तो ये होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो ये हालांकि हमें हेनरीज लॉ ने बहुत डिटेल में समझाया है, कितना अमाउंट होगा, वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, कितना मास, हालांकि अमाउंट जो होगा वो हम लोग यहां तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी में, लेकिन जो हेनरी साहब ने समझाया था वो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में समझाया था। उन्होंने कहा था मैं गैस के वॉल्यूम की बात नहीं करता, मैं तो तुम्हें बताऊंगा गैस के कितने मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व होंगे कितना प्रेशर लगाने पर, क्योंकि उनने मोल से रिलेटेड टर्म्स को बताया था जो हेनरीज लॉ में हम अपने आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। एज ए फॉर नाउ प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, और टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हो गया? तो ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले ताकि मैं वीडियो कंक्लूड कर सकूं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये चीजें थी किस पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी पर, जो हमने यहां पर देख लिया है और आपने बहुत डिटेल में इसको समझ भी लिया है। यहां पर हमने दो टॉपिक्स को डिस्कस किया, एक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स और एक सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। दोनों में नेचर ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो था ही,
प्रेशर और टेम्परेचर था, और प्रेशर और टेम्परेचर वाले फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉलिड्स इन लिक्विड्स में तो प्रेशर का इतना रोल नहीं था, टेम्परेचर जरूर रोल था जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जबकि सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों सिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो गैसेस पे भी बहुत सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करता है, तो इसलिए वो प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर से डायरेक्टली और टेम्परेचर से इनवर्सली। क्लियर हो गया बच्चों? आने वाले वीडियो में हम हेनरीज लॉ के बारे में बात करेंगे, और भी ऐसे कई वीडियोस हैं जो मैग्नेट बेन्स में आपको मिलेंगे। क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर के वीडियोस मिलेंगे। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ magnetbeans.com पर जाना है, और वहां पर इन सभी वीडियोस की प्रॉपर एक प्लेलिस्ट, एक ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं और इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, टेक केयर।